हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले केल्विन साइकिल, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन का मेन पाथवे है। ठीक है, बेसिकली मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता। ये पाथवे बेसिकली क्या है केल्विन साइकिल, तो याद रखो केल्विन साइकिल जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का पाथवे है। CO2 रिडक्शन साइकिल, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। बेसिकली CO2 जो है ये क्या होती है? रिड्यूस होती है, और CO2 के रिडक्शन से क्या बनता है? शुगर बनती है। क्या बनता है? शुगर बनता है। ठीक है, और अब देखो CO2 में जो है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का, और शुगर में क्या है? ठीक है, तो शुगर में हाइड्रोजन जुड़ गई और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गई, तो जनरली इन सेंस क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो CO2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कभी कभी इसको हम लोग CO2 का फिक्सेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, जो CO2 एटमॉस्फेयर में है, वो CO2 कहां जाएगी? बायोमोलिक्यूल में आ जाएगी। सो एटमॉस्फेयर से CO2 फिक्स होके कहां आ गई? बायोमोलिक्यूल्स में आ गई, कार्बन कंपाउंड्स में आ गई, शुगर्स में आ गई, और शुगर से बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में चली गई। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में CO2 से शुगर बनाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। बेटा इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों है? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने। ठीक है, और इनके साथ में एक दो लोग और थे, जैसे एक का नाम था बेंसन और दूसरे का नाम था बैशम। ठीक है, ठीक है, सो मेल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते। ये यूनिट इंट्रोडक्शन में दिया है बेटा, जहां मेल्विन केल्विन दिया है वहां दिया है कि मेल्विन केल्विन वाज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूसी बर्कली, और बेंसन और बैशम से की हेल्प लेके C14 आइसोटोप का यूज किया। कौन सा आइसोटोप का यूज किया? C14 कार्बन 14 आइसोटोप का यूज किया, और क्लोरेला अल्गी का यूज किया। क्लोरेला अल्गी का यूज किया, और इन्होंने क्या दिया? केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल was given by Melvin Kelvin, hence it is called Kelvin cycle. केल्विन साइकिल का कई सारे एक दो नाम और है, जैसे फॉर एग्जांपल केल्विन साइकिल को ही हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। अब इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, क्या बेटा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और वो क्या होता? वो मॉलिक्यूल होता फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, जो आज देखेंगे। नेक्स्ट, इस पाथवे को आप लोग डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। सो केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। व्हाई इज इट कॉल्ड डार्क रिएक्शन? इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते? क्योंकि एज द नेम सजेस्ट, इसमें लाइट नहीं लगती है। इसमें लाइट नहीं चाहिए, इसमें ATP NADPH चाहिए। व्हाई इज इट कॉल्ड डार्क रिएक्शन? बिकॉज it is light independent. It is light independent. It is light independent. अगर ये लाइट इंडिपेंडेंट है तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज अ मोर टेक्निकली बेटर टर्म देन डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें लाइट नहीं चाहिए बेटा, नो लाइट रिक्वायर्ड। नो लाइट रिक्वायर्ड, इसमें लाइट नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? ATP और NADPH चाहिए। क्या चाहिए? ATP और NADPH चाहिए। तो केल्विन साइकिल को करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि इंस्टेड ATP और NADPH की जरूरत है। ATP और NADPH लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जनरली बनते हैं, और फिर उनका यूज करके डार्क रिएक्शन होता है, मतलब केल्विन साइकिल होता है। सो केल्विन साइकिल को होने के लिए यूं तो डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, लेकिन जो लाइट रिएक्शन से बनता है वो चाहिए। सो अगर लाइट नहीं है तो भी केल्विन साइकिल होगा, डार्क रिएक्शन होगा, अंटिल
जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है एटीपी एंड एडीपीएच, जब तक वो अवेलेबल है तब तक लाइट रिएक्शन होगा। बेटा कीमोसिंथेसिस में एटीपी एंड एडीपीएच ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, उनमें भी केल्विन साइकिल हो सकता है। सो केल्विन साइकिल को टेक्निकली लाइट नहीं चाहिए, इसको एटीपी एंड एडीपीएच चाहिए। अगर एटीपी एंड एडीपीएच लाइट से आएगा और फिर केल्विन साइकिल होगा तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन एटीपी एंड एडीपीएच अगर ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा, जैसे नाइट्राइट से नाइट्रेट बना और उसमें एटीपी एंड एडीपीएच बना और फिर उसका यूज करके केल्विन साइकिल हो, तो उसको फोटोसिंथेसिस ना बोल के इंस्टेड वी कॉल इट कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने केल्विन साइकिल के बारे में देखा कि केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाता है, सो इट इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 बायोमोलिक्यूल में आ जाती है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड CO2 फिक्सेशन। ठीक है, इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज गिवन बाय मेल्विन केल्विन। ठीक है, और इन्होंने कार्बन 14 आइसोटोप का यूज किया, क्लोरेला अल्गी का यूज किया इस पाथवे को पढ़ने के लिए। इसमें लाइट नहीं चाहिए, बल्कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? एटीपी एंड एडीपीएच। इनको हम लोग एसिमिलेटरी पावर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेटरी पावर्स। कौन सा मिलिट्री पावर? एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनते हैं और फिर इसका यूज करके C3 साइकिल होता है। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कहां है? कौन सा है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, विच इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, चलो बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो C3 साइकिल समझने के लिए पहले तो ये याद रखो कि C3 साइकिल की साइट क्या है, कहां होता है ये। तो इसकी जो लोकेशन है वो है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। ठीक है, और नोटिस ये हायर प्लांट की बात हो रही है। हायर प्लांट में और ग्रीन अलगी में, हायर प्लांट्स में और ग्रीन अलगी में ये कहां होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। लेकिन याद रखो बैक्टीरिया में भी केल्विन साइकिल होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी केल्विन साइकिल है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, इनमें भी केल्विन साइकिल होता है। लेकिन वो उनमें ये साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सो जनरली हायर प्लांट में केल्विन साइकिल किधर होता है? हायर प्लांट में केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम लोग जेड स्कीम या हिल रिएक्शन भी बोल रहे थे, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे है और वो एटीपी एंड एडीपीएच बना करके स्ट्रोमा में छोड़ देती। अब फिर स्ट्रोमा में एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन है, मतलब केल्विन साइकिल कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लेकिन याद रखो साइनोबैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी केल्विन साइकिल है, लेकिन उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उसके पास कहां होगा? साइटोप्लाज्म। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ऐसे याद रखो कि हायर प्लांट्स में, चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे, तो हायर प्लांट में इसकी लोकेशन कहां है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक मॉडल बना के समझा देता हूं। ठीक है, देखो शुरुआत होती है 5 कार्बन की कीटो शुगर से, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बेटा याद होगा आपने शायद मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा कि राइबोस शुगर पेंटोस शुगर है और राइबुलोज भी इसी का, राइबोस का कीटोस फॉर्म है। तो अगर राइबोस पेंटोज है तो राइबुलोज भी पेंटोज है। ठीक है, और याद रखो इसमें 2 फॉस्फेट भी है, मतलब इसके पास 5 कार्बन है और इसके पास 2 फॉस्फेट है। इसका नाम क्या हो गया? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये CO2 एक्सेप्टर है। किसकी तरह काम करता है? CO2 एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या जुड़ेगी? एटमॉस्फेयर से आने वाली CO2 जुड़ेगी। तो इसमें जुड़ जाएगी एटमॉस्फेयर से आने वाली CO2। बेटा किसी मॉलिक्यूल में अगर CO2 जुड़ती है तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेशन। तो RUBP में अगर CO2 जुड़ गई तो इस स्टेप का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। ये जो स्टेप अभी यहां हुआ, इस स्टेप का नाम क्या हो गया? स्टेप नंबर 1 लेट अस से क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। अगर मैं थोड़ा डिटेल में पूछूं कि किस चीज का कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो RUBP में CO2 जुड़ी,
तो RuBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ। और ये CO2 कहां से आ रही है? ये CO2 बेटा एटमॉस्फेयर से आ रही है। सो एटमॉस्फेयर से आने वाली CO2 RuBP में जुड़ गई। जरा बात कर लेते कि CO2 में कितने कार्बन है। तो CO2 में तो एक कार्बन है और CO2 में फॉस्फेट नहीं है। तो नोटिस करो 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन 6 कार्बन और फिर 2 फॉस्फेट इसमें है। तो इस इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन है, मतलब 5 + 1 6 और 2 फॉस्फेट एज यू कैन सी। तो राइट हैंड साइड में भी वही रहेगा, 6 कार्बन 2 फॉस्फेट एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, जितना इधर उतना ही उधर। ठीक है, तो यहां पे भी एक शुगर बनती है बेटा, जो कि ये अनस्टेबल शुगर बनती है। ठीक है, यहां पे क्या बनती है? अनस्टेबल कीटोस शुगर बनती है, कीटोपेंटोस शुगर बनती है। ठीक है, ये अनस्टेबल है और ये झट से अपने अंदर वाटर को ऐड कर लेता है। लेकिन याद रखो ये कितने कार्बन की होगी? 6 कार्बन, क्योंकि यहां 5 और यहां 1, 6 हो गए ना, और 2 फॉस्फेट इधर है तो 2 फॉस्फेट यहां पे भी रहेंगे, 6 कार्बन के हो गए। ठीक है, अभी क्या याद रखो कि ये जो शुगर है इसमें ये अनस्टेबल है और इसमें क्या हो जाता, फट से स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो जाता, मतलब इसमें पानी जुड़ जाता और ये शुगर टूट जाती है। ठीक है, और ये शुगर जब टूटती है तो इससे मॉलिक्यूल बनता है, वो मॉलिक्यूल का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3PGA। 3PGA क्या है बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट बेटा, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 1 फॉस्फेट है। देखो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फो है ना, सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अगर 6 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है तो ऑब्वियसली एक इसके मॉलिक्यूल से इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पे इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई इंटू 2। क्या हो गई? इंटू 2। मतलब इसके एक और इसके एक से इसका एक बना और इसके एक से इसका एक नहीं, इसका 2 बनेगा। मतलब एक RuBP और एक CO2 से, एक RuBP और एक CO2 से 2 मॉलिक्यूल बन रहे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, याद रखो पहला ये तो अनस्टेबल हुआ ना, लेकिन स्टेबल कंपाउंड पहला कौन सा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो याद रखो दिस इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आते, लेवल 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, विच इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अगर आप उसको कंजुगेट बेस के फॉर्म में लिखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, अगर आप उसको पूरा नाम लिखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दे आर एग्जैक्टली सेम। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? PGA। ठीक है, और याद रखो एज द नेम सजेस्ट ये एसिड है। ये क्या है? एसिड है। ठीक है, और ये क्या है? ये शुगर है, एक 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की शुगर में CO2 जुड़ी तो स्टेप को क्या बोल रहा है? कार्बोक्सिलेशन। बेटा याद रखो कार्बोक्सिलेशन जो है ये अपने से नहीं होगा, दिस इज बायोकेमिस्ट्री। यहां पे एंजाइम लगेगा। यहां पे कौन सा एंजाइम लगेगा? देखो बाकी सारे रिएक्शन के एंजाइम दुनिया भर के नहीं याद रखने, लेकिन कार्बोक्सिलेशन का एंजाइम याद रखना है। फर्स्ट एंजाइम है ना ये, तो इसको याद रखना है। वो एंजाइम कौन सा है बेटा? वो एंजाइम है RuBP कार्बोक्सिलेज। RuBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, RuBP कार्बोक्सिलेज को कभी कभी शॉर्ट में रुबिस्को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुबिस्को, क्योंकि रेयरली ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है RuBP में। मतलब रुबिस्को जब CO2 जोड़ रहा है नॉर्मली तो उसको क्या बोलना है? RuBP कार्बोक्सिलेज। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में, मतलब C3 साइकिल में एक वेरिएशन आता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी जुड़ जाती है। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी RuBP में, मतलब RuBP का कार्बोक्सिलेशन में ऑक्सीजनेशन होगा, तब भी एंजाइम सेम होता है रुबिस्को। इसलिए इसको बोलते हैं RuBP कार्बोक्सिलेज भी और RuBP ऑक्सीजनेज भी, हेंस द नेम रुबिस्को। रुबिस्को मतलब RuBP का कार्बोक्सिलेज भी यही है और RuBP का ऑक्सीजनेज भी यही है। मतलब RuBP में ये CO2 भी जोड़ सकता है और RuBP में ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है। केल्विन साइकिल में रुबिस्को शुड बिहेव एज कार्बोक्सिलेज, नॉट एज ऑक्सीजनेज, क्योंकि केल्विन साइकिल का पहला स्टेप ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP तो नहीं है। केल्विन साइकिल का पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP है। सो इसलिए स्टेप 1 जो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, यहां पे मैंने क्या लिखा? RuBP कार्बोक्सिलेज।
बट रिमेंबर सेम एंजाइम कैन ऑल्सो एड ऑक्सीजन टू आरयूबीपी। उस केस में हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको भूल जाओ, याद रखो कि आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज इज सेम एज रुबिस्को, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि ये मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है, रुबिस्को इज मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, आरयूबीपी में CO2 जुड़ गई और उससे अनस्टेबल शुगर बनी जिसका हाइड्रोलिसिस अपने से हो गया और क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शुगर के कार्बोक्सिलेशन से ऑर्गेनिक एसिड बन गया, फॉस्फो शुगर के कार्बोक्सिलेशन से फॉस्फो ऑर्गेनिक एसिड बन गया। याद रखो स्टेप 1 को क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन। किसका कार्बोक्सिलेशन, किसमें CO2 जुड़ी, आरयूबीपी में जुड़ी, तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी टू प्रोड्यूस 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid या 3-phosphoglycerate in presence of magnesium dependent RUBP carboxylase। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है केल्विन साइकिल का, उसमें एसिड से अल्डिहाइड बनेगा। तो जो स्टेप नंबर 2 है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो स्टेप नंबर 2 है उसमें ये जो एसिड है ना बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे अल्डिहाइड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो अल्डिहाइड बनता है उसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सेम इसी को हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हो गए। पहला नाम जो मोर पॉपुलर नाम है वो कौन सा नाम है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन इसी का एक नाम और है, इसी का एक नाम और है, वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, G3P। नोटिस करो मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला जो है बेटा ये एक एसिड है, अरे है ना एसिड, और ये क्या है, अल्डिहाइड है। अगर एसिड से अल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, अगर एसिड से अल्डिहाइड बनेगा मतलब COOH से CHO बनेगा, तो COOH में 2 ऑक्सीजन है और CHO में 1 ऑक्सीजन है, ग्रुप की बात अगर करो तो। सो टेक्निकली ये क्या है, रिडक्शन है, ऑक्सीजन कम हो रही ना, तो ये क्या है, रिडक्शन है। अरे एसिड से एल्डिहाइड बनेगा तो रिडक्शन है ना, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। बेटा फिर मैं आपसे सवाल करता, किसका रिडक्शन हुआ, तो PGA का रिडक्शन हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हुआ और बना क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एसिड के रिडक्शन से अल्डिहाइड बन गया, ये याद रखो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 जो है वो एसिड से अल्डिहाइड बनना है। अब जब भी रिडक्शन होता है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन होता है, NADPH। तो जो NADPH है वो जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, NADP+। तो ये जो NADPH है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो कैन यू टेल मी व्हाट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, NADPH। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और याद रखो ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, रिडक्शन एक्चुअली में 2 स्टेप में होता है। अपने वहां इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, लेकिन एसिड से अल्डिहाइड बनना 1 स्टेप में नहीं होता, रिडक्शन 2 स्टेप में होता है। मतलब इसमें एक बार ATP भी लगता है, मतलब 1 ATP भी लगता है, 1 ATP से 1 ADP बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखो कि रिडक्शन में ATP भी लगता है और NADPH भी लगता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आगे चल के ATP का जो फॉस्फोरिल है वो फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो कि ओवरऑल इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NADPH, और ATP भी लगता है। मतलब अगर एक एसिड से एक अल्डिहाइड बनाना है तो एक ATP एक NADPH लगेगा। इसका मतलब अगर 2 से 2 बनाना है, मतलब अगर CO2 पे बैलेंस करो तो एक CO2 पे ये 2 बना ना, और इसके 2 से अगर इसका 2 बनाना है तो टेक्निकली यहां पे अपने को ज्यादा ATP लगेगा। मतलब कितना ATP लग जाएगा, 2 ATP 2 NADPH,
ठीक है, ये डबल लग जाएंगे ना, क्योंकि यहां पे एक से एक एसिड से एक अल्डिहाइड बनाने में एक एटीपी एक एनएडीपीएच लग रहा है। सो 2 से 2 बनाने में 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच लगेगा। तो याद रखो रिडक्शन में एटीपी भी लगता है और एनएडीपीएच भी लगता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये उतना सिंपल नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये अपने सिलेबस में नहीं है इसका डिटेल। तो क्या याद रखोगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट से एसिड से अल्डिहाइड बना, और जब एसिड से अल्डिहाइड बना तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एनएडीपीएच। और एटीपी भी लगता है, जस्ट टू मेक अल्डिहाइड जो है उसको बनाने में एटीपी भी लगता है। ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट एल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इज एंजाइम। देखो इसमें भी एंजाइम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? ये वाला, पहला वाला जो मैंने बता दिया, ये वाला बताने के लिए याद रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नो नीड टू वॉलंटियर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद अभी तक 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में आरयूबीपी का क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। दूसरे स्टेप में पीजीए का क्या हुआ? रिडक्शन। अब ये जो पीजीएल बना है पीजीए के रिडक्शन से, ये शुगर है बेटा, एक्चुअली एक तरह की शुगर है 3 कार्बन की। ये शुगर नहीं है, ये एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये शुगर है। तो ये 3 कार्बन की शुगर है एक्चुअली। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, और ट्रायोस फॉस्फेट इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे 2 काम हो सकते हैं। इससे इसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जा सकता है, मतलब एक्सिडस टू साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में नहीं बेटा, ये स्ट्रोमा में हो रहा है ना। तो स्ट्रोमा में जो पीजीएल बना उसका 2 फेट है, या तो फेट नंबर 1, या तो उसको कहां भेज दो? एक्सिडस टू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जा करके ये पीजीएल क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या बनाएगा बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन इसका एक फेट और है, याद रखो इसका एक फेट ये भी है कि पीजीएल का यूज करके आरयूबीपी का क्या होता है? रीजनरेशन। तो इसका एक दूसरा फेट क्या है कि पीजीएल का यूज करके आरयूबीपी रीजनरेट होता है। इस स्टेप को बोलते हैं स्टेप 3 या फिर रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। बेटा किस चीज का रीजनरेशन हो रहा है? CO2 एक्सेप्टर का, आरयूबीपी का। और किससे हो रहा है? पीजीएल से हो रहा है। तो एक बार झटपट में तीनों स्टेप बताता ना। स्टेप नंबर 1 क्या था? कार्बोक्सिलेशन। किसका कार्बोक्सिलेशन? आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन। तो क्या बना उससे? पीजीए बना। स्टेप नंबर 2 क्या है? रिडक्शन। अगेन किसका रिडक्शन? तो पीजीए का रिडक्शन। क्या बना? पीजीएल बना। पागल बना। अब पीजीएल का एक फेट है या 2 फेट है? 2 फेट है, मतलब इसके साथ 2 में से एक कुछ हो सकता है। पहला इसका क्या फेट है? ये चला जाएगा स्ट्रोमा को छोड़ के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाके ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज। वेरी गुड। लेकिन इसका दूसरा फेट भी है, वो क्या है कि ये निकल जाएगा और साइटोप्लाज्म जाने से अच्छा ये स्ट्रोमा में ही रहेगा। मतलब सेकंड वाले केस में रिमेन्स इन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में रह करके ये क्या बना लेगा? वापस आरयूबीपी। क्योंकि याद रखो जो अपने को ग्लूकोज बनाना है वो CO2 से बनाना है, आरयूबीपी से ग्लूकोज नहीं बनाना है। पीजीएल तो आरयूबीपी और CO2 दोनों से बना है ना। अगर सारा का सारा पीजीएल ग्लूकोज बना लेगा तो आरयूबीपी कम होने लगेगा ना। आरयूबीपी भी तो रीजनरेट करना जरूरी है। तो अब मैं आपको पहले तो तीनों स्टेप के बारे में बेसिक बता दूं। कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी में CO2 जुड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को टू प्रोड्यूस पीजीए। इस प्रोसेस में एटीपी नहीं लगा, एनएडीपीएच भी नहीं लगा। वेरी गुड। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है 2 स्टेप में। एटीपी भी लगता है, एनएडीपीएच भी लगता है। नेक्स्ट, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये साइटोप्लाज्म में जाके ग्लूकोज बना लेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उल्टा ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है। और ट्रायोस फॉस्फेट अगर आगे चल के आरयूबीपी बनाएगा तो सेकंड वाले फेट में, इस वाले फेट में एटीपी लगता है, कंज्यूम होता है। मतलब रीजनरेशन स्टेप में एक एटीपी कंज्यूम होता है, एक एटीपी कंज्यूम होता है, और एक एटीपी से एक एडीपी बना के शो कर दे रहा है। तो नोटिस करो कार्बोक्सिलेशन में एटीपी भी नहीं लगा, एनएडीपीएच भी नहीं लगा। रिडक्शन में एटीपी भी लगा, एनएडीपीएच भी लगा। और याद रखो एक CO2 में 2-2 लगे दोनों।
नेक्स्ट, और रीजनरेशन में एक एटीपी लगा, मतलब एक CO2 पे एक एटीपी लगता है। याद रखो रीजनरेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रिडक्शन। ठीक है, इतना सिंपल 3 रिएक्शन का साइकिल तो नहीं है ना। ये वाला खुद देखो 2 पार्ट में है, ये वाला भी 2 पार्ट में है, और यहां पे बहुत सारे 15-20 रिएक्शन होते हैं रीजनरेशन में। सो एनसीईआरटी ने क्लियरली बाईपास कर दिया। बस याद रखो कि पीजीएल से 2 चीजें हो सकती है। पीजीएल जो कि ट्राइओस फॉस्फेट शुगर है, ये वापस साइटोप्लाज्म में जाके ग्लूकोज बना लेगा, ग्लूकोज से स्टार्च बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। और ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है, इसी से आरयूबीपी भी बनता है। लेकिन अगर आरयूबीपी बनेगा तो उसको बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, रीजनरेशन ऑफ सबस्ट्रेट यूजिंग PGAL एज कार्बन सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया केल्विन साइकिल। अभी मैं आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट पहले इसकी समझा देता हूं। ठीक है, तो स्टेप वाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। तो राइट ऑन अ स्मॉल लाइन, स्टेप वाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट, स्टेप वाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब इसके अलग अलग स्टेप में कितनी एनर्जी लगेगी। तो स्टेप 1 क्या था बेटा, याद करो। स्टेप 1 क्या था, कार्बोक्सिलेशन। क्या था, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नोटिस करो कि कार्बोक्सिलेशन में ये एक राउंड जब ये हो रहा है साइकिल, मतलब एक CO2 पे ना एटीपी लग रहा ना NADPH लग रहा। ठीक है, सो कार्बोक्सिलेशन में 1 राउंड में, मतलब एक बार जब केल्विन साइकिल होता है, मतलब पर CO2 कार्बोक्सिलेशन में 0 एटीपी लग रहा है, एटीपी नहीं लग रहा है, और 0 NADPH भी लग रहा है। ना एटीपी लग रहा कार्बोक्सिलेशन में, ना NADPH लग रहा। तो कौन सा स्टेप है जिसमें एसिमिलेटरी पावर नहीं चाहिए, या फिर अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो कौन सा स्टेप इफेक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेशन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन को एटीपी NADPH नहीं चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप कौन सा है बेटा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कौन सा है, रिडक्शन। याद रखो रिडक्शन में एटीपी और NADPH दोनों चाहिए। और एक बार जब साइकिल हो रहा है, लुक फॉर यू, एक बार जब साइकिल हो रहा है, मतलब एक CO2 पे 2 बार ये रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब ये रिएक्शन एक बार हुआ तो ये रिएक्शन 2 बार होगा ना। ठीक है, तो कितने एटीपी लगेंगे, 2 एटीपी और 2 NADPH। मतलब एक CO2 पे 1 राउंड ऑफ साइकिल में 2 एटीपी लगेंगे और 2 NADPH भी लगेंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट स्टेप 3? स्टेप 3 क्या है, रीजनरेशन। स्टेप 3 क्या है बेटा, रीजनरेशन। रीजनरेशन 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 में नोटिस करो कि एक CO2 पे, मतलब एक राउंड में, एक RUBP पे एक एटीपी बस लग रहा है। ठीक है, कैसे लग रहा है, डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक एटीपी लग रहा है। ठीक है, रीजनरेशन में एक एटीपी मॉलिक्यूल लग रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, NADPH नहीं लग रहा बेटा इसमें, 0 NADPH। याद रखो बेटा, रीजनरेशन में NADPH नहीं लगता, सिर्फ एटीपी लगता। ठीक है, अब अगर कोई बोले चलो ये तो इंडिविजुअली बता दिया, टोटल का बताओ, ओवरऑल बताओ। सो ओवरऑल मतलब तीनों स्टेप को मिला करके अगर देखा जाए तो ओवरऑल नंबर क्या आएंगे। ओवरऑल देखो, तीनों को मिला के एक राउंड केल्विन साइकिल में 3 एटीपी लगा और 2 NADPH लगा। ठीक है, 3 एटीपी लगा और 2 NADPH लगा। याद रखो बेटा, एटीपी थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब एटीपी NADPH का रेशियो क्या चाहिए, 1.5:1 या फिर 3:2। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी NADPH2 बनते हैं, लेकिन एटीपी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होता है जिसमें सिर्फ एटीपी बनता है। तो एटीपी NADPH दोनों चाहिए, सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, दोनों फिक्स्ड रेशियो में चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एटीपी थोड़ा ज्यादा चाहिए, लाइट रिएक्शन शुड प्रोड्यूस मोर एटीपी देन NADPH2 because ATP is required in comparison to NADPH in the ratio 3:2। तो ATP NADPH चाहिए, लेकिन किस रेशियो में चाहिए,
3:2 या फिर 1.5:1। इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होता है, जो एटीपी के प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा देता है इन कंपैरिजन टू 3 ऑफ एटीपी फॉर 2 ऑफ एन एडीपीएच। ठीक है ना। चलो अब जरा सा मैं ग्लूकोज पे इसी को बैलेंस कर देता हूं। तो ग्लूकोज पे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कार्बन नंबर्स पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने साइकिल यहां बनाया, अब सेम साइकिल को मैं झट से एक बार ग्लूकोज पे बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, RuBp कितना कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा, CO2 कितना कार्बन, 1 कार्बन। वेरी गुड। तो क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। इसमें कितना कार्बन हो गया, 5 + 1 6, तो 2 × 3, इसमें भी कितना हो गया, टोटल 6 कार्बन हो गया ना। अब अगर 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन से 2 मॉलिक्यूल बन जाए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, ठीक है, तो इसके पास भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना। नाउ अब वापस अपने को क्या बनाना है, RuBp बनाना है। तो इस वाली ये एरो क्या है, रीजनरेशन है, लेकिन इसका एक फेट और एक ग्लूकोज भी तो बनाना है ना, तो ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ठीक, देखो बन तो जा रहा ना ग्लूकोज, तो रीजनरेशन करने की क्या जरूरत पड़ रही है। नोटिस करो, RuBp और CO2 जुड़े, 5 कार्बन में 1 कार्बन जुड़ा, 6 कार्बन का पीजीए, मतलब 2 मॉलिक्यूल पीजीए में 6 कार्बन, 3 × 2 6, उससे पीजीएल बन गया। अब 6 कार्बन अगर पीजीएल में है तो उससे 6 कार्बन का ग्लूकोज बन सकता ना, बन जाएगा ग्लूकोज। लेकिन याद रखो कि ये जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज अपने को CO2 से बनाना था, RuBp से थोड़ी बनाना था। RuBp बाहर से आ रहा है कि CO2 बाहर से आ रहा है, याद रखो बाहर से क्या आ रहा है, एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है ना। एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है यार, CO2 आ रहा है ना। ठीक है, RuBp तो एंडोजीनस है ना, इंट्रिंसिक कंपाउंड है ना, इसका लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो ऐसे अगर RuBp और CO2 दोनों से ग्लूकोज बनाओगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगली बार RuBp कहां से लाओगे, CO2 तो बाहर से आ रही, RuBp तो बाहर से नहीं आ रहा ना, RuBp तो प्लांट के अंदर मेंटेन होना है, इसीलिए रीजनरेशन जरूरी है। तो अब इसको अगर ग्लूकोज पे बैलेंस करते तो पूरे साइकिल को लेट अस डू 6 टाइम्स। अगर ये साइकिल 6 बार होगा तो क्या होगा, तो अगर ये साइकिल 6 बार होगा तो 6 RuBp लगेंगे, और 6 RuBp में कितने कार्बन होंगे, 6 × 5 = 30 कार्बन। बेटा एक RuBp पे एक CO2 है, तो 6 RuBp पे 6 CO2 होगी, मतलब 6 × 1 6 कार्बन। अब नोटिस करो, इस बारी टोटल कितने कार्बन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 36 कार्बन हो गए ना, 36 कार्बन, जिसमें से 30 कार्बन RuBp के हैं और 6 कार्बन ग्लूकोज के हैं, सॉरी CO2 के हैं, बेग योर पार्डन। ठीक है, 36 कार्बन। नाउ दिस 36 कार्बन जब इधर जाएंगे तो इसके एक और इसके एक से इसका 2 बन रहा था, लेकिन इसके 6 और इसके 6 से इसका 2 बनेगा या 12 बनेगा, 12। अरे जब ये 1 है तो ये 2 है, तो जब ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा ना। और एक पीजीए में कितने कार्बन है, 3। ठीक है, सो 12 × 3 = 36 कार्बन। लुक, इधर भी LHS में भी 36 कार्बन और RHS में भी 36 कार्बन। अगेन इसके 2 से इसका 2 बन रहा था, इसका 1-on-1 रिलेशन है ना पीजीए पीजीएल में। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा, 36 है, तो यहां पे भी 12 × 3 = 36 कार्बन। अब नोटिस करो कि पीजीएल में कितने कार्बन आ चुके हैं, 36, और एक पीजीएल में 3 कार्बन है, तो 3 के पैकेट्स में है, इन पैकेट्स ऑफ 3, इन पैकेट्स ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, कितने पैकेट्स हैं ऐसे, 12 पैकेट्स हैं। अरे पीजीएल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और कितने पीजीएल है, 12। तो आप अगर आपके पास 12 पीजीएल है तो उसमें से आप ऐसा तो कर सकते ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल को इधर भेज दें और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल को इधर भेज दें। अगर 2 मॉलिक्यूल पीजीएल ग्लूकोज बनाएगा
12 में से 2 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज बनाएगा तब 10 बच जाएगा ना। तो 10 पीजीएल में कितने कार्बन होंगे? 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 कार्बन। ठीक है, मतलब जो आरयूबीपी बनाने के लिए चाहिए, रीजनरेशन के लिए चाहिए, उतना पीजीएल 10 पीजीएल में है, मतलब 2 पीजीएल एक्स्ट्रा बन गए ना। सो याद रखो कि जब केल्विन साइकिल 6 राउंड्स होता है, कितनी बार होता है? 6 राउंड्स जब केल्विन साइकिल होता है तो कितने पीजीएल बनते हैं? 12 पीजीएल बनते हैं। ये कितने बन जाते हैं? 12। और ये स्प्लिट हो जाते हैं, 2 इधर चला गया साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि 2 पीजीएल में 6 कार्बन होंगे, ग्लूकोज में 6 कार्बन, और 10 पीजीएल कहां चला गया? रीजनरेशन में। ठीक है, तो याद रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन 6 राउंड्स ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल का जब 6 राउंड होता है, इन 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल 12 पीजीएल मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने पीजीएल मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा? 12 पीजीए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, जिसमें से 10 PgAls goes into regeneration of RUBP, and 2 PgAl goes into ग्लूकोज सिंथेसिस। 2 पीजीएल किस में जाते हैं? ग्लूकोज सिंथेसिस में जाते हैं, साइटोप्लाज्म जाते हैं। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल है। तो केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए एक राउंड केल्विन साइकिल नहीं चाहिए, ये केल्विन साइकिल अपने को 6 टाइम्स चाहिए, 6 राउंड चाहिए। अगर केल्विन साइकिल 6 मर्तबा होगा, 6 बारी होगा, तो 12 पीजीएल बनेंगे, 6 CO2 और 6 RUBP का यूज करके। लेकिन 12 पीजीएल में से 2 पीजीएल अलग करके ग्लूकोज बन सकता है, और 10 पीजीएल से 6 RUBP रीजनरेट हो सकते हैं। मतलब 10 पीजीएल में भी 30 कार्बन और 6 RUBP में भी 30 कार्बन, तो 10 PgAls are used to regenerate 6 RUBP। तो ये गोल्डन रेशियो है, क्योंकि 10 PgAl में भी 10 इंटू 3 30 कार्बन और 6 RUBP में भी 6 इंटू 5 30 कार्बन। सो 10 PgAs आर यूज्ड टू रीजनरेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। याद रखो कि अगर ये साइकिल 6 बार होगा, मतलब 6 CO2 पे बैलेंस करेंगे, तब एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? अगर ये साइकिल 6 राउंड होगा, केल्विन साइकिल अगर 6 मर्तबा होगा, 6 राउंड्स होगा, तो ये पर CO2 है या पर ग्लूकोज है? पर ग्लूकोज बैलेंस हुआ ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो पर 6 CO2 बैलेंस हुआ ना। उस केस में भी कार्बोक्सिलेशन स्टेप में अगर 0 ATP लग रहा, तो अगर 6 बार कार्बोक्सिलेशन होगा तब भी यहां पे कोई ATP NADPH नहीं लेगा, 0,0। ठीक है, लेकिन रिडक्शन स्टेप में ATP भी लगा, NADPH भी लगा। देखो एक CO2 पे एक राउंड में ये दो बार ही लगा, दो लग रहा है। ठीक है, लेकिन 6 राउंड में ये 6 इंटू 2 मतलब 12 ATP लगेगा और 12 NADPH लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ATP मॉलिक्यूल लग रहा रीजनरेशन में एक राउंड में, तो 6 राउंड में कितना ATP लगेगा? 6 ATP लगेगा और NADPH नहीं लगेगा, 0। सो अगर ओवरऑल ग्लूकोज पे बैलेंस करना है तो तीनों स्टेप को मिलाकर के 1 ग्लूकोज पे 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल में 6 CO2 पे 18 ATP लगेगा और 12 NADPH लगेगा। क्या लगेगा? 12 NADPH। सो केल्विन साइकिल हायर प्लांट्स में होने वाला, स्ट्रोमा में होने वाला एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल पाथवे है, जिसमें फोटोसिंथेटिकली बना हुआ ATP NADPH का यूज होके सिंथेसिस होता है शुगर्स का। केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता 3 स्टेप का होता। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP टू प्रोड्यूस PGA, दूसरा स्टेप रिडक्शन ऑफ PGA इनटू PgAl, और फिर तीसरा स्टेप regeneration of RUBP from some of the PgL and some of the PgL are used to synthesize glucose। तो केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन में ATP NADPH नहीं लगता,
रिडक्शन में एक राउंड में 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच भी लगता है और रीजनरेशन में एक राउंड में 1 एटीपी लगता है। इस तरह से टोटल तीनों फेज मिला करके एक राउंड में एक CO2 पे 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच लगते हैं और एक ग्लूकोज पे बैलेंस करना है तो केल्विन साइकिल 6 राउंड होगा। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल में 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच चाहिए। So I hope this lecture was helpful and I'll see you in the next video on C4 cycle.